हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो चलिए, रेडी हैं आप सभी लोग? तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्रोनॉमिक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे विद आंसर, और आपको मैंने उसको क्विक रिकैप करवाया था और आपको बताया था कि ये 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके चले जाओगे तो बहुत ही कम ऐसा चांस है कि एक दो क्वेश्चन आपका बाहर आए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे अलग अलग सब्जेक्ट के, आप वहाँ से मैच कर लेना, आपको पता चलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन उस एग्रोनॉमी वाले पोर्शन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज दूसरे सब्जेक्ट लेके आए हैं जो है आपका हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखना, डेफिनेटली ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो रेडी आप सभी लोग? चलिए, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ये नोट्स वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था हमारा आज का भाषण। भाषण तो नहीं, लेकिन आपको एक बार याद दिलाना जरूरी होता है ना। चलिए स्टार्ट करें अपने सेशन को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, डिफाइन हॉर्टिकल्चर। जो पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कई बार एग्जामिनर क्या होता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, डिफाइन हॉर्टिकल्चर, इन लिस्ट स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। और आप जिस भी स्टेट में है, कई बार एग्जाम में होता है कि आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा देता है कि भैया इसका इंडिया में और आपके स्टेट में, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी में, अगर आप एमपी से हैं तो एमपी में, झारखंड से हैं तो झारखंड में, इसका क्या स्कोप है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, और किस तरीके से हॉर्टिकल्चर के अंदर हम जो हमारा वेस्टेज लैंड है उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं उसको आपको बतानी थी। और इसमें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, क्या उसने सब्सिडी प्रोवाइड करी है, क्या उसने स्कीम लॉन्च किए हैं, वो आपको मेंशन करना था। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे खासे आंसर भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको हम टैकल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन, भैया हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर को आप डिफाइन कर सकते हैं। देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हमारा एक क्विक रिकैप सेशन है। यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को उतना डेप्थ में जाके हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और कम टाइम में ही आपको हम मैक्सिमम प्रोडक्टिव देना चाहते हैं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार क्विक रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हॉर्टिकल्चर पता ही आपको, लैटिन वर्ड से हमारा ड्राइव हुआ है। हॉर्टस का मतलब होता है हॉर्टस और कल्चरा या फिर कल्चर। ठीक है, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, और ये ब्रांच है हमारा एग्रीकल्चर का, जहाँ पे हम कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। गार्डन क्रॉप मतलब आपके अंदर जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप आ गया, मैंगो आ गया, आपके मेडिसिनल प्लांट आ गया, प्लांटेशन क्रॉप आ गए, तो उनके कल्टीवेशन जो हम करते हैं उन्हीं को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर कई बार MCQ यहाँ से पूछता है कि टर्म हॉर्टिकल्चर वाज ड्राइव फ्रॉम, तो लैटिन वर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो, अब बात करें इसके स्कोप क्या है, तो भैया इसके वेरियस स्कोप हैं। चाहे आप इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे आप अपने स्टेट की बात कर लीजिए। सबसे पहली बात कि इसके तहत हम अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। हम लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। आपको पता है कि ऐसा एरिया जो हमारा फर्टाइल नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव एरिया है, वहाँ पे हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को लगा सकते हैं। ठीक है, विथ सब मैनेजमेंट करके, है ना। उसके बाद अलावा ये हमें एबिलिटी कराता है इरिगेशन फैसिलिटी से, है ना। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, मार्केट में अच्छा एक इंटरनेशनल रिपोर्ट, मतलब कि हमारा ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या फिर एक्सपोर्ट में काम आता है, जिससे हमारा GDP भी अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये इम्प्रूव वैरायटी को हमें अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा ये गुड प्लांटिंग मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और क्या स्कोप है देख लीजिए, इम्प्रूव टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर, है ना। चीप लेबर आपको
अवेलेबल करवा देता है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ये हमें देता है। इससे आप बैंक में लोन ले सकते हो। अगर आपको और चार्ट डेवलप करनी है तो आपको लोन भी मिल जाएगा। तो मतलब देखिए, तो बहुत सारा हमारा स्कोप है जिसके तहत हम इसे करते हैं, है ना। अच्छा खासा इसमें आपका इनकम भी है। थोड़ा जो टाइम लेता है लेकिन अच्छा खासा आपको इनकम देके जाता है। जैसे अगर आपने एक और चार्ट डेवलप करी है फ्रूट्स का, तो सोचिए फ्रूट्स आपके कितने कॉस्टली बिकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं ग्रो करने में एक प्लांट, लेकिन एक टाइम अगर आपका फिक्स हो जाएगा, एक समय आप ये जब प्लांट अच्छे लेवल पे ग्रो हो जाएंगे तो आपको अच्छा खासा ये पैसा देके जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छा सा ये बिजनेस हम इसको बोल सकते हो। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे दवाइयाँ होती है, कॉस्मेटिक्स होती हैं, जो इन सब क्रॉप से बनता है आपका। ठीक है, अब बात करें कि भैया गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव भी लेती, क्योंकि पता है हॉर्टिक केवल एग्रीकल्चर, केवल हम क्रॉप को लगा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आज ज़रूरत है क्रॉप के साथ साथ हम बागवानी फसलें को भी लगाएं, है ना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें हमें न्यूट्रिएंट्स जो हमें विटामिन चाहिए उसमें की फैक्टर ये काम करता है। इसके अलावा हमें लाइव स्टॉक पे भी फोकस करना है। तो हमें हर सेक्टर को आज ग्रो करने की ज़रूरत है। हम केवल फसलों पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट भी जो है वो अलग अलग तरह के सब्सिडी स्कीम लेके आती हैं। ठीक है, हाई रिटर्न है पर यूनिट एरिया, आपको देखेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, है ना। और ये डेली हमारे डाइटरी में रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि हमें डेली जो है फ्रूट्स खानी चाहिए, क्योंकि ये हमें ये इसमें अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा बताया मैंने आपको कि इसमें अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल होता है, अच्छी खासी इससे हमें अर्निंग होती है और हमारा जीडीपी जो है वो अच्छा खासा इससे हमारा मेंटेन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के स्कोप हमें देखने को मिलते हैं हॉर्टिकल्चर से। और अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, तो मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जो कि बंजर हैं, जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते, ड्राउट है, सूखा पड़ा है। तो वहाँ पे जैसे कि आप जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वहाँ उससे लगा सकते हो। जैसे आप कस्टर्ड एप्पल लगा सकते हो, अनोला लगा सकते हो, बेर, डेट्स लगा सकते हो, टैमरिन लगा सकते हो, पोमीग्रेनेट लगा सकते हो, फिग लगा सकते हो। तो ये ऐसे क्रॉप हैं जो कि कम पानी वाले जगह में भी हमारे जो है वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे। गवर्नमेंट के बहुत सारा इनिशिएटिव है। तो आपको क्या करनी है, छोटा सा काम, आप छोटा सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको। आप देखिए कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट अभी क्या इनिशिएटिव लिया है और आपके स्टेट में क्या इनिशिएटिव लिया गया है हॉर्टिकल्चर को लेके। ठीक है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। बोलता है इनलिस्ट डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर ग्रोइंग फ्रूट ऑर्चार्ड एंड राइट इन डिटेल रेनफॉल एंड लाइट फैक्टर। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि अलग अलग जो हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं वो किस तरह से हमारे ऑर्चार्ड को अफेक्ट करते हैं। उनमें से आपको केवल 2 फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, रेनफॉल और लाइट। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हमारे अलग अलग क्लाइमेट के फैक्टर हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, है ना, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, लाइट हो गया। तो ये अलग अलग हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे फसलों को, हमारे ऑर्चार्ड को एक फ़ायदे भी करते हैं, कहीं कहीं नुकसान भी करते हैं। ठीक है, अगर एक्सट्रीम हो गया या फिर एक्सट्रीम से कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, उतना टाइप का बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनर आपको कई बार ये ऑप्शन देता ही नहीं है कि आप रेनफॉल को एक्सप्लेन कीजिए या फिर लाइट को एक्सप्लेन कीजिए। वो साफ साफ बोल देगा एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टर्स। तो मतलब सारे के सारे फैक्टर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, जिसमें आपका अगर मैं बात करूं कि पहला टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है ना कि टेम्परेचर अगर एक लेवल से एक्सेस बढ़ जाएगा तो बर्निंग हो, मतलब हमारा फ्रूट बर्न वगैरह सब देखने को मिलेगा। हमारा जो प्लांट है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। रेनफॉल की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर रेनफॉल होगा, अगर मान के चलिए वो हमारा फ्लावरिंग टाइम है, ठीक है, तो हमारे जो फूल है वो झड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो उसमें मंजर आएंगे, जो पोलन होगा वो वास हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा फ्रूट भी सही तरीके से सेट नहीं हो पाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी, एक लेवल से ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो होगा वो भी हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। हवा अगर बहुत, आप देखे होंगे कि हमारा फसल था, ये हमने आम लगा रखा था भाई, चलिए आम लगाया है आपने, ठीक है,
लेट सपोज, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आम नहीं है, तो आम ने आम लगाया हुआ है। अब हुआ क्या कि भैया आप देखा कि बहुत अच्छा हमारे आम में मंजर आया है, बहुत सारे अच्छा इन्फ्लोरेसेंस आए हुए हैं, बहुत अच्छे इसमें फ्रूट्स सेट हुए हैं, लेकिन उसी टाइम किस्मत ख़राब हुई, मौसम ख़राब हो गया और पूरा का पूरा जो है वो बहुत तेज़ी से हवा चला। अब हवा चला तो बहुत सारे क्या किए, सब आपके जो फ्लावर्स थे, जो इन्फ्लोरेसेंस थे, जो फ्रूट सेट हुए थे वो झड़ गए। तो जाहिर सी बात है, जब झड़ जाएंगे तो आपको फ्रूट कम देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक मेजर रीज़न होता है, ठीक है। हेल स्टॉर्म, अगेन ये बहुत ही गंदा कंडीशन होता है। जब हमारा हेल स्टॉर्म आ गया तो हमारे फ्रूट्स को ये डैमेज कर देता है। लाइट, अब देखिए लाइट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि लाइट से हमारा रिश्ता ये कुछ इस टाइप का है कि मान के चलिए कि आप अगर, यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ था, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ किसका, दैट इज संतरा, ठीक है। संतरा की बात करें तो आपको पता है कि इसके अंदर विटामिन सी अच्छा अमाउंट में होता है। तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो हमारे फ्रूट्स क्रॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रूनिंग कर रखा है और लाइट पूरे सेक्टर में, पूरे प्लांट में अगर पड़ रहा है, तो आपको अच्छे क्वालिटी के संतरा देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं की है और सनलाइट केवल ऊपर वाले एरिया में अच्छे तरीके से पहुँच रहा है, तो यहाँ वाले फ्रूट में आपको ज़्यादा विटामिन सी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में अच्छा विटामिन सी बनते हैं और अच्छे तरीके से हमारे फ्रूट जो है वो मेच्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी लाइट नहीं चाहिए कि भैया वो दिक्कत करने लगे, ठीक है। बट एक लिमिट में अच्छा रहता है और मोस्टली लाइट जो है वो हमें हमारे फ्रूट्स को ज़्यादा ही चाहिए होती है, ठीक है। अब कम लाइट में फ्रूट्स को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डिफाइंड प्लांट प्रोपगेशन। सब इससे अवेयर होंगे, कोई नया टर्म है नहीं। प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है बताइए मेरे को, प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है? अरे भैया प्लांट प्रोपगेशन एक तरह का अब रिप्रोडक्शन ही बोल सकते हो। इसमें प्लांट क्या करता है, अपने पार्ट से एक न्यू प्लांट डेवलप कर लेता है। जैसे मान के चलिए प्लांट का ये है ना, प्लांट का मान के चलो सीड हो गया, उसके थ्रू एक नया प्लांट डेवलप हो गया, प्लांट के कटिंग हो गया, उसके थ्रू एक नया प्लांट हम डेवलप कर दिए, है ना। तो ये इस तरह की जो टेक्निक होती है ना, उसे हम बोलते हैं प्लांट प्रोपगेशन, ठीक है, समझ गया। या फिर प्लांट को आप राइजोम के थ्रू या फिर उसके शक्कर के थ्रू, आप उसके सीड के थ्रू अगर अगर आप प्रोपेगेट कर रहे हो तो भी क्या कहलाता है, प्लांट प्रोपेगेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए प्लांट प्रोपेगेशन आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम मेरिट और डिमेरिट पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ से और आपका बन सकता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका है ही इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। प्लांट प्रोपेगेशन क्या है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट को आपको एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देख ही लेते हैं ना, फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसको हम बात करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि प्लांट प्रोपेगेशन से मेरिट क्या है, तो आपको पता है कि अगर हम प्लांट प्रोपेगेशन के थ्रू मतलब ग्राफ्टिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप लेयरिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सबसे पहला आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको यूनिफॉर्म फ्लावर देखने को मिलेगा। मतलब पूरे एक समान फ्लावर देखने को मिलेंगे, एक समान उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक समान आपको फ्रूट देखने को मिलेगा। मतलब सिंक्रोनस एक साथ वो फ्लावर आपके वो साथ मतलब एक साथ आपके फ्रूट जो है वो मेच्योर होंगे, ठीक है। तो एक ये एडवांटेज देखने को मिलता है। दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि फ्रूट की क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन होगी, है ना। तीसरी क्वालिटी क्या होती है कि भैया इससे ज़्यादा आपको ईल्ड देखने को मिलेगा, है ना, आपको ईल्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ में आप क्लोन तैयार कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि ये प्लांट है हमारा और ये प्लांट के जो करेक्टरिस्टिक्स थे बहुत ही अच्छा था, इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्रूट लगते थे, बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट लगते थे। तो हम प्लांट प्रोपेगेशन के थ्रू इसी तरह के प्लांट को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्लोन बोलते हैं। मतलब अगर कोई प्रोजेनी अपने पेरेंट के एग्जैक्ट समान हुआ तो उसको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आप ईयरली फ्लावर ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो। कई बार क्या होता है आप देखे होंगे किसी किसी पेड़ में क्या होता है कि इस बार फ्लावर आया तो अगले साल फ्लावर नहीं आएगा, फिर उसके अगले साल फ्लावर आएगा, तो मतलब अल्टरनेट बेयरिंग देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपको हर साल फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे बहुत सारे आज हम पार्थेनोजेनेसिस करके, पार्थेनोकार्पी करके हम सीडलेस फ्रूट डेवलप कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे अब आपके पास जो वाटरमेलन आता है उसमें सीड नहीं होते, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर गए हैं कि हम विदाउट सीड फ्रूट पसंद करते हैं,
ठीक है, तो वो हम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बडिंग ग्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं और रूट स्टॉक को आपस में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अनफेवरेबल कंडीशन में भी हमारा प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए वैसा डेवलप कर सकते हो। तो कहीं आप देख पा रहे हो बहुत सारे हमारे मेरिट्स हैं, है ना। प्लांट प्रोपेगेशन के बहुत सारे हमारे पास क्या है, मेरिट्स हैं। ठीक, तो ये इसका मेरिट्स था, इसको आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको इसका नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए अब आते हैं भैया इसका डिमेरिट क्या है। फिर मेरिट तो हमने पढ़ लिया कि बहुत सारा मेरिट इसके हैं, तो डिमेरिट क्या है। देखो डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ये है कि कोई दूसरा वेराइटी आप इवॉल्व नहीं कर सकते वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से। ठीक है, आपको कोई दूसरी वैरायटी अगर डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको सेक्सुअल ही करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं उसमें दो अलग अलग जीनोम आके मिलते हैं तो एक न्यू वैरायटी बनती है। ठीक है, इसके आप प्रोपेगेशन के थ्रू कोई नया वैरायटी जो है वो इवॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा क्या है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही ज़्यादा इसको हमें टेक्निकल नीड की ज़रूरत पड़ती है। आप इसको जैसे पर वैसे नहीं कर सकते, अच्छे खासे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे खासे आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, और क्योंकि देखो आप जाहिर सी बात है कि सीड को आप लगा दिए, अब सीड से क्या हुआ, आपका एक नया प्लांट तैयार हो गया, तो वो इजी है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपने मिट्टी तैयार करी, उसमें सीड बो दिया, वहाँ से एक नया प्लांट निकल गया। लेकिन अगर आपको कटिंग यूज़ करना हो, आपको ग्राफ्टिंग यूज़ करना हो, तो थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगला कोई क्या बोलता है डिमेरिट्स का, कि जो प्लांट एक सीड से तैयार हो रहा है, ठीक है, नेचुरली तैयार हो रहा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। लेकिन जो आप प्रोपेगेशन से तैयार करते हो कहीं ना कहीं उसका लाइफ कम समय के लिए होता है ना, और उतना ज़्यादा वो हार्डी नहीं होगा और उतना ज़्यादा वो मतलब सुपीरियर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसके फ्रूट्स वगैरह सुपीरियर आएंगे लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ इसके डिमेरिट हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाना। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कई बार, आप देखेंगे वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय, इसी क्वेश्चन में पूछ देगा प्लांट प्रोपेगेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन, है ना, पूछ देगा आल्सो एक्सप्लेन बडिंग मेथड एंड इन इट्स टाइप। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा है क्या वो कि प्लांट प्रोपेगेशन एक्सप्लेन कीजिए और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है बडिंग मेथड और उसके जो टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से वो यहाँ से पूछ सकता है ग्राफ्टिंग क्या होता है उसके टाइप्स बताइए, लेयरिंग क्या होता है उसके टाइप्स बताइए, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है, करना है खुद को कि आपको सबसे पहले प्लांट प्रोपेगेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करनी है, मेरी डिमेरिट लिखनी है। उसके बाद अगर वहाँ पूछा है कि बडिंग और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए तो आपको पता होना चाहिए बडिंग क्या होता है ना। इसके अलावा कई बार वो कटिंग पूछ सकता है, तो आपको 4 टॉपिक जो है वो साथ में प्रिपेयर करनी है। एक आपका बडिंग, ठीक है, दूसरा आपको प्रिपेयर करना है साथ में लेयरिंग, तीसरा आपको प्रिपेयर करना है ग्राफ्टिंग, फिर आपको प्रिपेयर करना है कटिंग। ये 4 जो आपके टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके डायग्राम भी आपको आना चाहिए, आपको उसके एग्जाम्पल भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर आप कटिंग पढ़ रहे हो तो सुनो ध्यान से, कटिंग में आपके 3-4 टाइप का कटिंग होते हैं। जैसे पहला आता है आपका हार्ड वुड कटिंग, ठीक है, हार्ड वुड कटिंग। अब हार्ड वुड कटिंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हार्ड वुड कटिंग में क्या करते हैं हम, हार्ड वुड कटिंग में 1 ईयर के ओल्ड सूट लेते हैं और मोस्टली ये कब लेते हैं, नवंबर से लेके फरवरी में। ठीक है, ये हार्ड वुड कटिंग के अंदर आ जाएगा। दूसरा आता है सेमी हार्ड वुड कटिंग, और सेमी हार्ड वुड कटिंग के अंदर हम 5 से 9 मंथ के ओल्ड सूट लेते हैं और ये रेनी सीजन में लेते हैं, है ना। और अगला आता है आपका सॉफ्ट वुड कटिंग, और जब हम सॉफ्ट वुड कटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम 2 से 3 मंथ के ओल्ड सूट को लेते हैं। और अगला आता है आपका हर्बेसियस कटिंग, और हर्बेसियस कटिंग के अंदर हम 1 से 2 मंथ के
सूट को लेते हैं। तो ये आपको डेटा याद रखनी है और इसके बारे में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कहाँ से कहाँ पे कितने सेंटीमीटर से हम कट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा कटिंग हो गया। तो आपको जिसको एक्सप्लेन करना है इसी को आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, समझ में आ गया। अगला आपका आता है दैट इज़ बडिंग, है ना। अगर आप बडिंग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है तो देखिए बडिंग भी आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम बर्ड को यूज़ करते हैं प्रोपेगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, अब बडिंग के अलग अलग टाइप्स है भाई। जैसे अगर बात करें, पहला आता है सील्ड बडिंग, दूसरा आता है इन्वर्टेड टी बडिंग। ठीक है, आपको इस सब को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आप आता है पैच बडिंग, इसके अलावा आता है आपका रिंग बडिंग, इसके अलावा आता है आपका फॉरकेट बडिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट इज चिप बडिंग। ठीक है, तो ये बडिंग के टाइप्स हो गए जिसको आपको एग्जाम के अंदर डायग्राम विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बस एक रिकैप दे रहा हूँ कि आपको इसमें ये सब जो टाइप्स है वो पढ़नी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दैट इज जो आपका अगला है ना, क्या, लेयरिंग। अगर मैं लेयरिंग की बात करूँ तो लेयरिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखिए लेयरिंग के अंदर जो आपको टाइप्स मिलेगा वो मिलेगा टिप लेयरिंग। ठीक है, इसके लिए मिलेंगे आपको मोंड लेयरिंग, फिर मिलेंगे सरपेंटाइन लेयरिंग, सरपेंटाइन लेयरिंग। इसके अलावा आपको वहाँ पे पढ़ना है एयर लेयरिंग, इसके बाद पढ़ना है आपको ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए लेयरिंग के जिसको आपको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करना है विथ फोटोग्राफ, विथ डायग्राम और विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे स्टिप लेयरिंग हम कौन से क्रॉप में करते हैं, कौन से फ्रूट्स में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, अब क्या बच गया हमारा लेयरिंग हो गया और आपका बडिंग हो गया, अब बच गया ग्राफ्टिंग। चलिए, अब ग्राफ्टिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। ग्राफ्टिंग के जो टाइप्स हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या पता है ना आपको। यहाँ पे मान के चलिए हमारा प्लांट है, हमने इसको काट के अलग कर दिया और दूसरे प्लांट को ला के यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है भाई, अब आपको ये भी नहीं पता कि ग्राफ्टिंग क्या है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हॉर्टिकल्चर के फंडामेंटल को क्लियर कीजिए। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ग्राफ्टिंग कैसा होता है, कैसे करते हैं, ये बताता चलूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस पर वीडियो हमारा बने हुए हैं, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी में आपको इस ग्राफ्टिंग के अंदर क्या पढ़ना है आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब ग्राफ्टिंग में आपको जो टाइप्स पढ़ने हैं उसमें आपका वर्नियर ग्राफ्टिंग आ जाएगा। इसके अलावा इसमें टाइप देखेंगे तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग आ जाता है। ठीक है, पता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग को और क्या नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वेज ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आपको पढ़नी है जिसको हम स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको सेडल ग्राफ्टिंग पढ़नी है। इसके अलावा आपको ब्रिज ग्राफ्टिंग पढ़नी है, ब्रिज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ्टिंग के टाइप्स हो गए जिसको आपको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो 4 to 5 क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ध्यान सुनो, फिर बात बोलना मत कि सर ये तो क्वेश्चन आप एग्जाम क्लास में करवाए नहीं थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि भैया प्लांट प्रोपेगेशन होता क्या है, उसके मेरिट और डिमेरिट लिखिए। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, अगर क्वेश्चन आपका बड़ा है, अगर वो 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखेगा। पहली बात कि डिफाइन प्लांट प्रोपेगेशन, राइट इट्स मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, अलोंग विथ, यहाँ पे जोड़ देगा अलोंग विथ एक्सप्लेन बर्डिंग एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो आपको हाँ बर्डिंग और उसके टाइप को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूरा रहेगा, पूछ देगा आल्सो एक्सप्लेन ग्राफ्टिंग एंड इट्स टाइप, तो ग्राफ्टिंग पूछ देगा, उसमें लेयरिंग पूछ सकता है, उसमें कटिंग पूछ सकता है। तो आपको हर एक प्रोस्पेक्ट से तैयार रखना पड़ेगा खुद को। तो देख पा रहे हो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपका फ्रेम आसानी से हो गया। ठीक, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका ट्रेनिंग और प्रूनिंग से लिया गया है। आपको ये भी टॉपिक हॉर्टिकल्चर में पढ़ाया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या मतलब, आज आपको मैं जितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, सारा का सारा मान लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें 4th नंबर जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, डिफाइन ट्रेनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव बताना है आपको, और 2 मेथड ट्रेनिंग के जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ट्रेनिंग होता क्या है
आपको पता है ना कि नहीं पता है? भैया आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग में डिफरेंस पता है या नहीं पता है? कि आपको यही बताना पड़ेगा कि ट्रेनिंग होता क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता हूँ ट्रेनिंग क्या होता है। भैया ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हम ट्रेनिंग छोटे बच्चे को क्यों देते हैं? आप छोटे बच्चे को ट्रेनिंग माँ बाप क्यों देते हैं भैया? ताकि बड़ा होके वो अच्छा संस्कार ले, अच्छे तरीके से आगे ग्रो करे। इसी तरीके से जब जब हमारा प्लांट एक छोटा होता है ना, तो उसको आगे चल के अच्छा शेप ले, अच्छा वो मतलब प्रॉपर उसमें सनलाइट पेनिट्रेट करे। तो इसलिए मोस्टली हम ट्रेनिंग करते हैं। दैट मीन्स कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कि प्लांट का एक प्रॉपर शेप आ जाए, अच्छे तरीके से पूरा सनलाइट उसमें पेनिट्रेट कर पाए, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ना? तो मोस्टली इसका पर्पस होता है डिजायरेबल शेप ले ले, अच्छा फॉर्म वो ले ले, ताकि उसमें प्रॉपर हमारा फ्रूट जो है वो लगे। फ्रूट लगे तो उसके ब्रांचेस टूट के ना, ऐसा नहीं हो कि भैया हमने उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया ही नहीं। होता है ना भाई कि हम जब भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि हम जान ले कि हमें काम क्या करना है, हमें इस ये प्रॉब्लम आएगा हमारे पास, जिसको हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट जब हमारा छोटा होता है, एक सर्टेन हाइट तक वो जब बढ़ता है, तो उस तक हमें उसमें ट्रेनिंग करनी होती है ताकि वो अच्छा शेप ले ले। ठीक है, अब शेप नहीं लेगा तो भैया जैसे पर वैसे वो ऐसा ऐसे हो गया। अब लाइक में जब फ्रूट आया तो हैवी वेट के वैसे प्लांट हमारा टूट के नीचे गिर गया। तो ऐसा ना हो। ठीक है, वो एक प्रॉपर अच्छा तरीके से जब शेप लेकर रहेगा तो कितना उसमें फ्रूट का बेयरिंग होगा, तो हमारा प्लांट टूट के नीचे गिरेगा ही नहीं। तो वो प्रॉपर शेप हम ट्रेनिंग के थ्रू ही उसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब ट्रेनिंग यहाँ से आपसे पूछ देगा ट्रेनिंग होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? फिर बताओ। जो मैंने बताया आपको वही इसका ऑब्जेक्टिव है कि ताकि पूरा अच्छे से पूरे एरिया में सनलाइट हमारा पेनिट्रेट करे, सेंटर तक हमारा वो हवा जो है वो एक्सचेंज हो जाए, तो एक अच्छा खासा उसको एरेसर मिले, अच्छा खासा टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, अच्छे खासे इसमें ट्रांसपिरेशन देखने को मिले, ताकि वो अच्छे क्योंकि सनलाइट हर एरिया तक पहुंचे तो अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस कर पाए, और अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस करेगा तो आपके अच्छे खासे फ्रूट बियरिंग भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूरा का पूरा लीफ सरफेस में हमारा सनलाइट जो है वो पहुंच सके। इसके अलावा ये कंट्रोल और रेगुलेट कर सके प्लांट अपना शेप को, ताकि अगर कल जाके ज़्यादा फ्रूट इसमें आ जाए तो हमारा वो टूट के गिरे ना। ठीक है, तो ये मोस्टली हम इसमें ट्रेनिंग पर्पज से के लिए करते हैं। और प्रूनिंग के अंदर जो आपके एक्स्ट्रा ब्रांचेस हो गए, जो डिजीज अफेक्टेड पार्ट हो गया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। वो प्रूनिंग के अंदर करते हैं हम, जो कि थ्रू आउट पूरा लाइफ साइकिल तक चलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको पता है कि ट्रेनिंग के आपके अलग अलग मेथड्स हैं। क्या आपको पता है ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं? देखिए, ट्रेनिंग के मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। एक मेथड है दैट इज आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका दैट इज ओपन लीडर सिस्टम। ठीक है, और तीसरा है आपका मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये 3 इसके जो है वो मेथड्स हो गए ट्रेनिंग के। सेंटर के अंदर क्या होता है? देखिए, सेंटर के अंदर जो आपका मेन ब्रांच होता है, देखिए जो मेन आपका स्टेम होता है ना, ये सॉरी मैंने ब्रांच बोल दिया, मेन स्टेम। देखिए मान के चलिए मेन स्टेम है, इसमें आपके ब्रांचेस लगेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ब्रांचेस लग रहे हैं। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम के अंदर ये मेन ब्रांच जो होता है हमारा, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको हम बढ़ने देते हैं। ये हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर हमें कुछ करनी है तो साइड के ब्रांचेस में हम थोड़ा थोड़ा जो है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन ब्रांच थ्रू आउट जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर इसमें हमको कट करनी है तो ग्राउंड लेवल से, देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ से ग्राउंड लेवल से जो हमारा फर्स्ट ब्रांच होगा, मतलब हमें जो फर्स्ट कटिंग करनी है वो ग्राउंड लेवल से कितना सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए? तो 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर हम जो है वो ब्रांचेस को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसके अलावा जो ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे वो कितना सेंटीमीटर पर मिलेंगे? तो याद रखिएगा 15 से 20 सेंटीमीटर। बहुत लोग को ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल लीडर सिस्टम के अंदर जो आपका मेन स्टेम होता है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते, ये पूरी लाइफ हमारा ग्रो करता रहता है। लेकिन ग्राउंड लेवल से जो हमें पहला ब्रांच रखना है सेंट्रल लीडर सिस्टम के अंदर, वो 45 टू 60 सेंटीमीटर में होना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर ऊपर देखोगे तो 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आपको पहला ब्रांच देखने को मिलेगा, और इसके बाद जितनी ब्रांचेस आपको मिलेंगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर में मिलेंगी। तो ऐसा हमको प्रैक्टिस करना होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम के अंदर। ओपन लीडर सिस्टम में क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान के चलिए कि ये प्लांट है हमारा, ये मेन ब्रांच है।
मेन स्टेम है, ठीक है, ये ब्रांचेस हो गए आपके, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे हम जो हमारा मेन स्टेम था उसको हम आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको हमने कट कर दिया, देख पा रहे हो यहाँ पे है, लेकिन इसके ऊपर हमने इसको कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया और साइड में हमने जो है वो ब्रांचेस को रो छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये कैसा शेप बन गया, ये बूस्ट शेप का बन गया है ना, ठीक है, देख पा रहे हो ऐसा शेप बन गया है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा, देखो ऐसे, ठीक है। हम यहाँ पे बीच में इसको मेन स्टेम को ग्रो करने नहीं देते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं और साइड से इसको हम ग्रो करवाते हैं ब्रांचेस को, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको ओपन लीडर सिस्टम के अंदर, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक। इज इट क्लियर? तीन टाइप के जो कौन कौन, इसके तीन टाइप हो गए, बट इसमें किसी दो को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको अगर एग्जाम के अंदर जब भी लिखेंगे तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि सेंट्रल लीडर सिस्टम अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो पहले आप इसके डेफिनेशन को लिखिए, है ना, जो आपको पता है, डायग्राम बनाइए, उसके मेरिट और डिमेरिट लिखिए, ऐसे लिखना है आपको। ये सेंट्रल लीडर सिस्टम करने का मेरिट क्या है, इससे डिमेरिट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, कौन से हम क्रॉप में करते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो उसको एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिए कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा टाइप भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओपन सेंटर सिस्टम और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक है। इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, enlist different planting system of fruit orchard, explain any two methods, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लांटिंग सिस्टम जो हमारे ऑर्चार्ड के अंदर जो हम प्लांटिंग सिस्टम करते हैं उसके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे उसमें आपका स्क्वायर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, क्विंकस सिस्टम है जिसको हम डायगोनल और फिलर सिस्टम बोलते हैं, हेक्सागोनल है, कंटूअर है जिसको हम टेरेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें एक ट्राइंगुलर भी होता है ना, इसमें आपका एक ट्राइंगुलर भी होता है, आपको ये पता है। देखिए इस पर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है, आपको डिटेल में समझना है तो हॉर्टिकल्चर के सेक्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्लांटिंग सिस्टम दिख जाएगा, ये वाला पोर्शन है ना। इसको अच्छे से मैंने वहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है, बट एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। स्क्वायर सिस्टम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो टू रो, प्लांट टू प्लांट जो है वो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। रेक्टेंगुलर के अंदर आपका जो रो टू रो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तभी तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा ना भाई, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसमें हमारा कम होता है। क्विंकस के अंदर क्या होता है, ये हमारा बिल्कुल स्क्वायर सिस्टम के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में हम यहाँ लगा देते हैं फिलर प्लांट, इसलिए इसको हम फिलर और डायगोनल बोल रहे थे, ठीक है। और ये मोस्टली क्या रहता है, गुआभा के अंदर हो गया, चाहे पीच के अंदर हम मोस्टली परफॉर्म करते हैं। ट्रायंगुलर के अंदर देखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, वो ट्रायंगुलर के अंदर होता है। हेक्सागोनल के अंदर की बात करें तो यहाँ पे हेक्सागोन बनाता है, और ये जो है वो 15% ज़्यादा प्लांट को रखता है एज कम्पेयर टू आपका स्क्वायर सिस्टम। अगर स्क्वायर सिस्टम से बात कंपेयर करें तो आपका जो हेक्सागोनल है इसमें आपका 50% ज़्यादा प्लांट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सागोन बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बीच में जो प्लांट हम लगाते हैं उसको हम सेप्ट्यूल बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके अलावा आपका लास्ट में कंटूर ट्रेसिंग, तो आपका पता ही है कि कंटूर ट्रेसिंग क्या होता है, ठीक है। नौ तो इसमें से किसी दो आपको मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, कोई दिक्कत? हो जाएगा ना, इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि भैया सारा के सारा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए फिर 1 मिनट का ब्रेक है, पानी वगैरह पी लो, 1 मिनट का ब्रेक है। चलिए देखो, तो आपको जब भी
इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो आपको स्क्वायर सिस्टम तो लिखनी ही है और उसके साथ में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखनी है। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा नोट्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा चीज़ मिल जाएगा, तो इसके आंसर के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो फोटोग्राफ नहीं है, तो आप एग्जाम के अंदर डायग्राम पेंसिल से जरूर मैंसन करना, है ना, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सारा का एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। सॉरी। देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है किसी दो के ऊपर, या तो आप मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के ऊपर लिखिए। तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में कुछ इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, उसको दो लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोरमेंसी आपको पता है, अलग अलग टाइप के डोरमेंसी होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको फ्रूट के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करनी है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है सारा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो, है ना। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ देता है कि एक्सप्लेन अबाउट बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको मैं इन बिटवीन डाला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपका बीच से फ्रेम हो सकता है। तो इसमें आपको मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ये सब जो है उसको आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किचन गार्डन क्या होता है, या फिर कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछता है डिफाइन गार्डन एंड आल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गार्डन। तो अलग अलग टाइप के आपके गार्डन भी आते हैं, पता ही आपको, मैंने हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है कि कितने टाइप के गार्डन होते हैं। तो इसलिए आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, और प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद आप हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जाइएगा। हॉर्टिकल्चर में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमें कितने टाइप्स के गार्डन होती हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको, तो वहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किचन गार्डन क्या होता है, उसके एडवांटेज बताना है आपको, और साथ में आपको इसके डिज़ाइन किस टाइप के होते हैं वो भी एक्सप्लेन करनी है। तो किचन गार्डन पता है एनीवन, किसी को पता है किचन गार्डन क्या होता है? देखिए, किचन गार्डन क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आपने घर बनाया, ठीक है, घर बनाया आपने यहाँ पे, और ये कुछ एरिया आपका बच गया है, आपने यहाँ पे बाउंड्री करे, अब बाउंड्री करने के बाद इतना एरिया हमारा बच गया, तो इस एरिया में आप क्या कर लेते हो, कुछ ऐसी सब्जियां लगा लेते हो जिसका मोटिव ये नहीं होता है कि इसको हम बेचेंगे पैसा कमाएंगे। इसका मोटिव ये होता है कि हमारा जो डेली का नीड है वो एटलीस्ट पूरा हो जाए, ठीक है। तो हम अपने कंजम्पशन के लिए जो हमारा खाली एरिया होता है वहाँ पे जो हम वेजिटेबल लगाते हैं, कुछ सब्जियां लगाते हैं, कुछ फ्रूट लगाते हैं, ताकि हमें पूरा साल वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो उसी को बोलते हैं किचन गार्डन, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो अब इसके क्या क्या एडवांटेज है आपको पता ही है, आपको पूरे फैमिली को फ्रेश वेजिटेबल आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आपने खुद ही इसको लगाया हुआ है, ठीक है। साथ में आपको एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाएगा, आप वहाँ पे काम करेंगे उसमें थोड़ा, तो आपको कुछ एज अ ट्रायल बेसिस पे आपका वहाँ मन भी लगा रहेगा, इसी बहाने थोड़ा सा आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। साथ में हमारे जो छोटे बच्चे हैं उसको भी प्लांट के बारे में कुछ सीखने को समझने को मिल जाएगा, ठीक है। जो आप इस एरिया में जो आपका खाली पड़ा रहता है यहाँ पे इस एरिया को यूज़ कर ले रहे हो, तो भी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका मनी सेव हो रहा है, ठीक है ना। तो अब सब्जी आपको मार्केट से खरीदना पड़ता, तो कहीं ना कहीं ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके लिए डिज़ाइन क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है, वो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। कोई बड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए लोन क्या होता है। अब यहाँ पे भैया लोन, हम क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, फाइनेंस पे नहीं जा रहे, हम लोन की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, देखो, लोन एक, जिसको नहीं पता है, क्या आपको फोटोग्राफ दिखाऊं क्या, लोन क्या होता है? देख लो भाई, फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको, लोन कैसा होता है। हाँ, मैंने खोल के ही रखा है, देखो लोन क्या, आपने देखा होगा ना, आप बहुत जब जाते होंगे बगीचा, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। ये दिखाई पड़ रहा है आपको, तो
कुछ इस तरीके से आपको घास जो है वो दिखाई पड़ता होगा, जो गार्डन की जो सुंदरता है उसको वो इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉन। ठीक है, समझ में आ गया बात? आगे बढ़ें। एक मिनट रुक जाना भाई। हाँ यही था ना, हाँ यही था। हाँ ये देखो, ये था हमारा। ठीक है, चलिए, तो इनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो लोन आपको मैंने दिखाया कि लोन होता क्या है। ठीक है, अब आप अगर लोन देख लिए होंगे तो इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखो कि ये होता है क्या है, ग्रीन कारपेट। ठीक है, इसके अलावा ये, इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ गार्डन। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि गार्डन का हार्ट हम किसको बोलते हैं, गार्डन के हृदय किसको बोलते हैं, तो लॉन को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 60 to 75% किसी भी गार्डन की जो ब्यूटी होती है वो डिपेंड करता है इसी लॉन के ऊपर, क्योंकि भैया लॉन ही नहीं होगा तो गार्डन अपना सुंदर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक गुड जो लॉन होता है ना, ठीक है, इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है कई बार। तो एक अच्छा लॉन जो होता है इसका करेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि भैया वो फ्रेश दिखे। अब पता चला कि वो आपका लॉन ग्रीन ग्रीन तो है लेकिन भैया वो अच्छा फ्रेश ही नहीं दिख रहा है तो कोई मज़ा नहीं आएगा, आपको ब्यूटी को इन्हांस ही नहीं करेगा। तो फ्रेश दिखे, ब्यूटी दिखे, पूरा ग्रीनिश दिखे, है ना, हरा हरा दिखाई पड़े। इसके अलावा कि वो डिजीज़ फ्री हो, है ना, डिजीज और पेस्ट फ्री हो, पूरे साल हमें वो ग्रीन दिखना चाहिए। इसके अलावा उसमें एबिलिटी हो जल्दी से ग्रो करने का, तो वो एक अच्छा लोन हो सकता है। ठीक है, तो उनमें ये सब क्वालिटी होनी चाहिए तभी वो अच्छा लोन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कई बार एग्जाम में साइट से लेकर क्वेश्चन आता है कि लोन का साइट हम कहाँ पे चूज़ करेंगे। तो ऐसा एरिया आपको चूज़ करना है, अगर आप गार्डन बना रहे हो, वहाँ पे आप लोन इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा साइट चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे सनलाइट पूरी तरीके से आता हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे घर है, उस घर में से झप गया तो हमारा सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं, पूरा एरिया खुला हो और वहाँ पे सनलाइट पूरा दिन में आता हो। ठीक है, पूरा मतलब अच्छे तरीके से आता हो। इसके अलावा जो आप साइड रखेंगे लोन का, वो ट्राई कीजिएगा कि साउथ साइड रखें, है ना, साउथ साइड रखिएगा। और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रीफर करेंगे पहले साउथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेनेज भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ड्रेनेज फैसिलिटी भी अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे वाटर अच्छा होना चाहिए, अच्छा वाटर की फैसिलिटी भी अच्छा होना चाहिए। और आप जो मिट्टी यूज़ करेंगे तो ऐसा मिट्टी यूज़ करना जो जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छे लेवल का हो। मतलब ऐसा नहीं कि भैया पानी इतना जल्दी सोख गया कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वैसा मिट्टी भी चूज़ नहीं करना है। मतलब सैंडी सॉइल भी नहीं चूज़ करनी है आपको यहाँ पे क्ले सॉइल भी मतलब चूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी नहीं चूज़ करना। तो सैंडी लॉम सॉइल चूज़ कीजिएगा जिसका वाटर होल्डिंग मॉडरेट होता है। ठीक है, तो इसको आप चूज़ कर सकते हो। साथ में वहाँ पे जो आप पीएच रखोगे, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, तो 5.5 to 6.0, मतलब स्लाइटली एसिडिक पीएच हमको देखने को मिलेगा मिट्टी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट थे जिनको आप लोन बनाते वक्त ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलग अलग मेथड हैं भाई, है ना, लोन का अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे आपका डिबलिंग मेथड, टर्फिंग हो गया, टर्फ प्लास्टरिंग हो गया, सीड सोइंग मेथड। तो ये सारे जो है वो आपके इसके बाद डिगिंग मेथड भी इसमें आता है, डिगिंग मेथड। तो ये सारे मेथड जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपको डायग्राम के साथ अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा, लेकिन इसमें डायग्राम तो आप नहीं बना सकते, तो इसको आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है जो मेथड्स हैं। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, तो उसको एक बार आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आए तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन अनफ्रूटफुलनेस। तो भैया अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है? अनफ्रूटफुलनेस का मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा जो प्लांट है वो उसमें एबिलिटी ही नहीं है कि वो फ्लावर दे पा रहा है या फिर फ्रूट दे पा रहा है। तो ऐसा प्लांट है जिसके पास एबिलिटी नहीं है फ्रूटिंग करने का या फ्लावरिंग करने का। ठीक है, और अगर उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आ भी जा रहा है तो उसको मैच्योरिटी तक ले जाने की क्षमता नहीं है। मतलब वो फ्रूट आपके मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं, उससे पहले ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनफ्रूटफुलनेस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल कारण भी हो सकता है, इंटरनल कारण भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं
कि बताओ एक्सटर्नल कारण क्या हो सकता है, तो बहुत सारे हैं भाई। टेम्परेचर हो सकता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, विंड हो सकता है, फ्रॉस्ट हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है। तो ये सारे जो है वो एक रीज़न हो सकते हैं अनफ्रूटफुलनेस का। फ्रूट आया लेकिन एक्सेस पानी गिर गया तो सारा हमारा सारा जो है वो मंजर धुल गया, फ्लावरिंग इन्फ्लोरेंस सारा खत्म हो गया। अधिक तेजी से हवा चली, सारा फ्रूट हमारा मतलब मेच्योर होने से पहले ड्रॉप आउट हो गया। तो अलग अलग रीज़न भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर मतलब प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैसा रहा है, उसका पेडिग्री, उसका मतलब हिस्ट्री कैसा रहा है, आप अच्छे तरीके से रूट स्टॉक चूज़ नहीं किए क्या, ठीक है। और भी मतलब उसके अलग अलग कारण हैं। तो अगेन गाइज मैंने अनफ्रूटफुलनेस पे भी वीडियो बनाया हुआ है विथ डिटेल में, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी जो आपको एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप एक बार हॉर्टिकल्चर प्लेलिस्ट को जाके डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। अगर आपको इतना भी दिक्कत हो रहा है तो मैं इसके लिंक को टेलीग्राम में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उसमें क्लिक करना और हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी पोर्शन में आपको वीडियो जो भी वीडियो दिखाई पड़ेगा उसको एक बार ओपन जरूर करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अनफ्रूटफुलनेस को मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जैसे जिसी को नहीं पता होगा तो बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे देखिए आपको सीधा हमारे एक्चुअली मैं डेटा अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो आपको मेरे चैनल से वो मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से एक बार देख लेना। चलिए आगे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है इरिगेशन से लेके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनलिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन फ्रूट क्रॉप, ठीक है, एंड एक्सप्लेन बेड सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो देखिए इस सरफेस इरिगेशन में इसमें क्या क्या आता है, अनकंट्रोल्ड मतलब इसमें फ्लडिंग आ जाएगा, है ना। इसमें आप बॉर्डर इरिगेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बेसिन हो गया, बेड सिस्टम हो गया, रिंग सिस्टम हो गया, फरो सिस्टम हो गया। तो ये आपके आ गया सरफेस के अंदर। इसको मैंने आपको एग्रोनॉमी के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं, तो रिंग मेथड, ठीक है। मैंने बताया था ना कल आपको इकोनॉमी के अंदर कि हमारा ये प्लांट है, वहाँ पे हम रिंग बना देते हैं और यहाँ पे पानी भर देते हैं, जिसको बोलते हैं रिंग सिस्टम, ठीक है। अगर पूछेगा सब सरफेस में, तो सब सरफेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट है आपका, स्प्रिंकलर और ड्रिप, तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक बार एक्सप्रेशन को पढ़ लेना, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नहीं इसके अलावा और भी सेक्शन बी भी है। तो सेक्शन बी के अंदर आपको कुछ ऐसे टर्म है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। पार्थिनोकार्पी पता ही है आपको, ठीक है। पोमोलॉजी पता ही है, प्रूनिंग पता ही है, हेज पता ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे आपके, है ना, उसके कुछ यहाँ पे फ्रूट्स दिए हुए हैं, उनके बोटेनिकल नेम दिए हुए हैं, उनके फैमिली दिए हुए हैं। तो ऐसा भी केवल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो फाइनली आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। और आज के सेशन के जितने भी क्वेश्चन थे, ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं इसी का पार्ट 2, ठीक है, इतना क्वेश्चन आपके लिए ऐसे बोलने सफिशिएंट है। बट इसके अलावा भी मैं आपको एक पार्ट 2 करके दूंगा। पार्ट 2 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से करके चले गए, एक अच्छे तरीके से मतलब आपने माइंडसेट बना लिया, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों जो पार्ट है उसको अच्छे तरीके से देखना है। मैं ये जो PDF है इसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उससे डाउनलोड करके एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लेना। मैंने यहाँ पे क्विक में एक बार रिकैप करवा दिया है, और जिसको डिटेल में पढ़ना है और वो हमारे हॉर्टिकल्चर प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, बहुत सारे वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। टिल देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।